हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 11th क्लास के लिए जो चैप्टर शुरू किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी में हम लोग एक और बेसिक पॉइंट लेके आए हैं, एक बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है आज का एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयन। तत्व है, परमाणु है और आयन बिल्कुल छोटे छोटे शब्द हैं, हमें समझना होगा, वो छोटा वीडियो है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई किसी ध्यान रखिए, मैं कोई डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूं, यहां पर किसी प्रकार का मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई एक तत्व है, मान लीजिए ये तत्व है, तो ये तत्व किस चीज से बना है? तो तत्व ये बना है परमाणुओं से। मान लीजिए ये तत्व जो था, ये मान लीजिए कि सोना है। एक दूसरा तत्व समझते हैं हम लोग, ये मान लीजिए लोहा है। तत्व है और क्या है ये? तो लोहा है। तो लोहा भी तो परमाणु से बना होगा, तो ये बना इस तरह से। एक और तत्व हमने माना, ये भी एक तत्व है, और तत्व में मान लीजिए ये चांदी है। अब कल्पना ही करना है तो बढ़िया बढ़िया तत्व माना जाए, तो ये भी तो परमाणु से बना होगा ना। तो हमने माना कि ये बना हुआ इस तरह से। समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, अगर ये तत्व है तो ये जो है ना, ये है इसके परमाणु, ये इसके क्या है? तो परमाणु है। ये क्या है? तो इसके परमाणु है। तो हम ये चीज इस चित्र से देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तत्व किससे बना होता है। तो कोई भी तत्व परमाणुओं से बना होता है। और सबसे मजेदार बात, अगर ये सोना है तो केवल सोना के परमाणु से बना है। अगर ये लोहा है तो लोहा के परमाणु से बना हुआ है। अगर ये चांदी है तो केवल चांदी के परमाणु से बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बन जाता है? तत्व बन जाता है। तत्व जो होते हैं ना, और परमाणु तो एक्सट्रीमली स्मॉल होते ही हैं, तो आप लिख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्व बना होता है। दूसरा पॉइंट, एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, आकार आकृति, डाल्टन्स लॉ है, आकार आकृति में। तो आप देख रहे हैं कि सोना केवल सोना के परमाणु से बना होता है, इसमें चांदी का कोई परमाणु मिक्स नहीं है। कल्पना करिए कि अगर हमने इस तरह से यहां पर लिख दिया है और ये देखिए, तो क्या ये तत्व है? जवाब है नहीं, ये तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु इसमें आ गया। तो तत्व हमेशा एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। एकदम कंफर्म याद रखना है। और कह सकते हैं परमाणु के बारे में कि इस तत्व का सबसे जो सूक्ष्म रूप है, सबसे जो छोटा कण है, वही क्या है? तो परमाणु। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब अगर बहुत सारे परमाणु मिले तो तत्व बना,
या कहे कि आप तत्वों को काटते जाइए काटते जाइए काटते काटते एकदम सूक्ष्म कर दीजिए, अब उसको और डिवाइड करना संभव न हो तो क्या हो गया, तो परमाणु हो गया। तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं कि तत्वों के सूक्ष्मतम रूप को क्या कह देते हैं, परमाणु कहते हैं। एक ही बात है दोनों, बस कहने का लहजा का अलग है। तत्वों के सूक्ष्मतम रूप, स्मॉलेस्ट जो हम लोग कहते हैं रूप को, तत्वों के सूक्ष्मतम कण को लिख देते हैं। कण को परमाणु कहते हैं। और याद रखना है, एक तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं। इसमें आगे थोड़ी सी बातें होगी। एक तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस लाइन पे थोड़ी सी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब समस्थानिक संभावित वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें थोड़ी सी कमी है इस लाइन में। तो आप इतना को पहले नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स सेक्शन मेरा मेन मकसद है मॉलिक्यूल्स और आयन को समझना। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट पर। अब तो स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु। ये आइए कल्पना करिए कि ये है हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन परमाणु। एक और कल्पना करते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन परमाणु। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन परमाणु जब आपस में जुड़ा इस तरह से, मान लीजिए, पता क्या हो गया, अणु हो गया। इसका नाम है ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु। अगर इसी में हम इसके 3 परमाणु को आपस में जोड़ दें तो स्टूडेंट्स ये हो गया ओजोन। ओजोन अणु हो गया। ओजोन O3 याद है ना आपको, O3, और ये क्या है O2। इस तरह से हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो 2 अगर इसके परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो हो गया कौन सी, H2 अणु, हाइड्रोजन अणु। ये हाइड्रोजन अणु हो गया। अब इसका मतलब कि H2 हुआ ये। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 2 परमाणु अगर ये जुड़ गया तो ये हो गया नाइट्रोजन अणु। आप समझे स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। रासायनिक रूप से जुड़ने चाहिए तो जाके अणु बनाते हैं। एक और बात देखिए, कल्पना करिए कि ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ गया और इस तरह से जुड़ा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 परमाणु हाइड्रोजन के लग गए। पता जाते स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये बताइए, ये हो गया
जल, H2O हो गया ये जल। देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये जल के अणु हो गए, जल का अणु कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में मिलाते हैं, दोनों को हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में मिलाते हैं, तो हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन लिया और 3 जो है अगर हाइड्रोजन परमाणु ले लिए, बताइए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये हो गया अमोनिया। अमोनिया अणु हो गया ये, जिसको आप कहते हैं NH3। तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि परमाणु आपस में जब रासायनिक रूप से संयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं। इसका अर्थ ये निकला, यहां मैं लिख रहा हूं, परमाणु जब आपस में रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, क्या बनता है, करते हैं तो अणु बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि परमाणु कम से कम 2 संयोग करेगा। कम अणु में कम से कम कितने परमाणु होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जितना भी हो, लेकिन अणु में कम। देखिए यहाँ पर ओजोन में 3 था, ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन में 2 है, और देखिए अमोनिया अणु में कितने परमाणु हैं, अरे काउंट कर सकते हो भाई, यहाँ पर कुल मिला करके 1 इसके 3 4 एटम है, 4 परमाणु। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने परमाणु हैं इसमें टोटल, तो 3 एटम है। तो इस तरह से जो है कम से कम अणु में कितने परमाणु होने चाहिए, तो 2। तो एक लाइन यहां मैं और लिखना चाहूंगा, अणु में कम से कम 2 परमाणु होते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, अणु में कम से कम कितने परमाणु हैं, कम से कम 2 परमाणु होंगे। और ध्यान रखिएगा ये दोनों परमाणु आपस में, माने 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, आपस में रासायनिक बंधन से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि एक परमाणु यहां है और एक दूसरा परमाणु इसके बगल में बैठा हुआ है, कोई बंधन नहीं है, तो इस अणु का निर्माण तब नहीं कहलाएगा। अणु का निर्माण ये तभी कहलाएगा कि इनके बीच में कौन सा बंधन होना चाहिए, तो केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं है तो ये अणु नहीं है, अगर ये अणु है तो इनके बीच में, परमाणुओं के बीच में क्या होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड होना अत्यंत आवश्यक है। रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ेंगे तो ही ये अणु होंगे, अदरवाइज अणु नहीं होंगे। आप इसे नोट करें, फिर और बात है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये H और H, ये बनाया H2, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके O2, एक और ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन मिलके O3, H, एक ये क्लोरीन और क्लोरीन Cl2, एक H और एक क्लोरीन HCl, 2 H और एक ऑक्सीजन H2O। मान लीजिए कि H 4 को जो है H है और एक C है, क्या बना दिया, CH4। तो हम लोग को स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये सब के सब एटम हैं, परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके, और ये सब के सब क्या बना, ये अणु है, मोलिक्यूल है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के एक अणु बनाता। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन का अणु क्या बना, एक अणु बनने में कितने परमाणु लगे हैं, 2। आप कह सकते हैं कि ये मेथेन है CH4, तो CH4 में कितने अणु है, एक अणु है। इस एक अणु में कितने परमाणु है, 5।
देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के, तब जाकर के बना है क्या, एक अणु। आप कह सकते हैं कि मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु होते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के होते हैं। जल के कितने अणु है, 1। तो जल का एक अणु कैसे बना, 3 परमाणु से। 3 परमाणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। अगर मैं कहूं यहां से एक H2SO4, ध्यान दीजिएगा, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु हैं, एक अणु है। आप इसको कहेंगे एक अणु। तो अगर हम कहें कि सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो देखो 2 और 1 3 और 4 7। सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में 7 परमाणु होते हैं। 7 परमाणु में से 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, 1 परमाणु सल्फर के होते हैं और 4 परमाणु किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। तो आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के एक अणु में 7 एटम्स होते हैं, 7 परमाणु होते हैं, ठीक है। ये एक अणु है जिसमें से 2 परमाणु, जिसमें से 2 एटम किसके हैं, तो हाइड्रोजन के, 1 एटम किसके हैं, सल्फर के, और 4 एटम किसके हैं, 4 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए टोटल कितने हो गए, तो जोड़ लीजिए 7 एटम, 7 एटम हो गए। तो सल्फ्यूरिक की एक अणु में 7 परमाणु हैं, 7 परमाणु में से कुल मिलाकर के 3 प्रकार के परमाणु हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जवाब होगा 3 प्रकार के परमाणु हैं। क्वेश्चन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल में कुल कितने परमाणु हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में 7 परमाणु होते हैं और 7 परमाणु कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। उसी तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कहा जाएगा मीथेन में कुल कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो मीथेन में कुल 2 प्रकार के परमाणु हैं। मीथेन के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं, तो मीथेन के एक अणु में 4 और 1 5। तो क्वेश्चन होगा कि मीथेन के 10 अणु में कितने परमाणु होंगे, तो एक अणु में अगर 5 है तो 10 में कितने हो जाए, 10 बचे 50। इस तरह से आपसे बिल्कुल छोटा छोटा प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल सवाल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके अणु का निर्माण कर लेते हैं। एक बार अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह भी अणु है, यह भी अणु और यह भी अणु है। अगर ये अणु है, ये अणु है, फिर यौगिक क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यौगिक क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले इसे नोट करिए फिर यौगिक के बारे में। स्टूडेंट समझते हैं, अब जो अणु होते हैं ना, मोलिक्यूल, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए यहां से एक को कहते हैं हम लोग समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं विषम परमाणविक अणु, हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल कहते हैं। क्या है समपरमाणविक अणु, तो वह अणु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, वह अणु जो केवल
एक ही परमाणु से बना हो। जैसे देखिए उदाहरण बना, एग्जाम्पल के तौर पे O2 लीजिए, O3 लीजिए, N2 लीजिए, P4 लीजिए, etc। देखिए O2 में कितने परमाणु? दो। O3 में कितने? तीन। तो तीनों ऑक्सीजन ही है ना। अगर आपने यहाँ पर एक H2 ले लिया तो H2 में कितने परमाणु? दो। और दोनों परमाणु किसके हैं? तो हाइड्रोजन के। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर केवल बना हो। तो ये देखिए नाइट्रोजन में केवल नाइट्रोजन के ही परमाणु है ना। फास्फोरस P4 में केवल 4 परमाणु हैं, लेकिन चारों किसके हैं? फास्फोरस के। तो ये कहलाता है सम परमाणु अणु। अब ये विषम परमाणु अणु क्या है? तो आप समझ ही गए होंगे, वह अणु जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? एक से अधिक प्रकार के, जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल से समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर है। H2 तो एक अणु है ना, तो क्या इसमें केवल हाइड्रोजन है? नहीं। तो क्या और ऑक्सीजन है? नहीं, बिल्कुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। अभी आपने कहा NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। आपने अभी मान लीजिए हमने उदाहरण लिया CH4, बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने उदाहरण ले लिया C6H12O6, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज 3 प्रकार के परमाणु से बने हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो यह भी अणु है, यह भी अणु है। अंतर केवल यह है कि ये सम परमाणुिक अणु है और यह विषम है। अब आपके उस सवाल को मैं क्लियर कर दूं, अगर ये सब अणु ही है तो फिर यौगिक कहां है? तो यह स्टूडेंट्स याद रखोगे कि विषम परमाणुिक अणु को ही यौगिक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। विषम परमाणुिक अणु को ही यौगिक माने कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट्स कि कंपाउंड कोई अलग से चीज नहीं है, कंपाउंड अणु ही है। लेकिन अणु का कौन सा खानदान? तो जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु मिले हों। अब यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या कुछ नहीं, बस एक लाइन समझ लेना है। वो ये है कि जितने भी यौगिक हैं दुनिया के, वो सब अणु हैं। लेकिन सभी अणु यौगिक हैं क्या? नहीं ना। ये अणु है, केवल और केवल अणु है, ये यौगिक नहीं हो सकता। तो आप एक लाइन लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑल कंपाउंड्स आर मोलिक्यूल बट ऑल मोलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। तो देखिए लिख देता हूं यहां, ऑल कंपाउंड्स आर molecules but all molecules are not compound। मतलब आप सिंपल सा समझिए कि जितने भी यौगिक हैं सब अणु हैं। आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये PH3 अणु है कि यौगिक, तो आप मन में कर दीजिए अणु है। अब देख रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रकार का इसमें परमाणु तो यौगिक भी है, तो आप इसको अणु कहते हैं अगर कि ये अणु है, तो बेशक सही है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु मिले हुए हैं। अगर आपने इसको कह दिया कि यौगिक है, हाँ बिल्कुल सही है। आप इसको यौगिक कहिए, शौक से कहिए। अब यहां पर देखिए N2 अणु है,
हाँ बिल्कुल, एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु है, ये अणु है। अब N2 यौगिक है, बोलो स्टूडेंट्स, यौगिक है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यौगिक में एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु होना चाहिए। तो अणु है और केवल अणु है। और यौगिक जो है वो क्या है? अणु भी है और यौगिक भी। इन समझ लो कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सब इंसान हैं, लेकिन क्या सभी इंसान डॉक्टर हैं? नहीं। तो जितने भी यौगिक है सब के सब क्या होगा? अणु होगा। और लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं होंगे। तो आवश्यक रूप से कह दें कि अणु को यौगिक कहें तो गलत होगा, लेकिन यौगिक जो है वो अणु होगा ही होगा। तो आप इसे नोट करें और फिर आयन के बारे में बात करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा सब। अब आइए स्टूडेंट्स आयन के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए, ये एटम है। ये क्या है? एटम। न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकते हैं। ये ई माइनस, मैंने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, माइनस। और आप इसमें इलेक्ट्रॉन को प्लस भी कर सकते हैं। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में या परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाल देने के बाद ये बनता है आयन। तो ये आयन बना, ये भी आयन बना। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बदल करके आप उसको आयन के रूप में बदल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को या तो उसमें से माइनस कर सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस कर सकते हैं। इस दो कारण से आप आयन बनता है। इसका मतलब कि आयन स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग धनायन, कैटायन, और दूसरा होता है ऋणायन, एनायन। तो धनायन का मतलब क्या है? धनायन का मतलब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे धनायन बनता है। मतलब आप समझिए कि ये परमाणु है, एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? तो माइनस कर दिया। एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो यहां जो बनेगा ये बनेगा धनायन, कैटायन बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये है सोडियम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो ये बन गया Na+। ये है मैग्नीशियम, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो बना ये Mg++, ये धनायन बना। ऋणायन का मतलब क्या हुआ? ये एटम है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया तो ये बन जाता है ऋणायन। उदाहरण के तौर पे ये क्लोरीन है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए तो ये Cl- ऋणायन हो गया। ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में आप दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ऑक्सीजन माइनस, ये ऋणायन हो गया। नाइट्रोजन है, आप इसमें तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए और तो हो गया नाइट्रोजन पर तीन -3 और ये ऋणायन हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स परमाणु को ही आयन के रूप में बदलते हैं। क्या बदल जाता है आयन के रूप में बदलने से? ये पूरा परमाणु ज्यों करते हुए रहता है, केवल आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है और कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। केवल क्या बदल जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलने से उसका नेचर बदल जाता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बदल जाती है, बहुत सारा चीज बदल जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में केवल परिवर्तन होता है और कुछ नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पर हमने सोडियम लिया हुआ है तो आप जानते हो कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं। जब आपने इसको प्लस किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ निकल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10 बच गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या में केवल चेंजेज आया, कुछ नहीं आया। अगर हम लोग एक दूसरा उदाहरण ले लें, जो हमने क्लोरीन लिया वहां, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 होते हैं। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा के Cl- कर दिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब कितने हो चुके हैं? 17 और 18 हो चुके हैं। बस यही अंतर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। तो याद रखिएगा, आयन धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। धनायन कब होते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है परमाणु से। देखिए यहाँ पे ये आयन हो गया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ,
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप जोड़ रहे हैं, यहाँ पर निकल रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, धन आयन। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आप जोड़ रहे हैं, आ रहा है, तो ये बनेगा आपका ऋण आयन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आपको ये पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। क्योंकि बेसिक ही है तो बिल्कुल हम जड़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।